In today's lecture, we are going to understand a small yet very important overview of Indian Contract Act 1857. So, firstly, if you want to start with any act, the first thing that a person should do is to analyze the previous year question paper. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझने से आपको बस इतना सा समझ में आता है कि ये पोर्शन मेरे टारगेटेड स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट सजेशन कि पूरी बेयर एक्ट की पहले तो फर्स्ट रीडिंग कंपलसरी है वर्ड टू वर्ड. सेकेंड, जब फर्स्ट रीडिंग करते हो तभी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी. एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट अ पर्सन शुड डू वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. उसके बाद आपको इंडेक्स ऑफ द एक्ट पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि मैं ये यूपी जुडिशरी ओरिएंटेड है तो मैं सिर्फ यूपी के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर ही हम पढ़ रहे हैं. दो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, हर चीज़ समझेंगे, बट ज़्यादा इन्फोसिस या हम अगर कुछ भी लिंकिंग करेंगे तो उसको ही देखते हुए करेंगे. नाउ, in my very first lecture that I've uploaded, I have explained you the definitions. Basically, those definitions I have explained you only to give you an overview of these lines, right? These are the fundamental lines whenever somebody starts the Indian Contract Act. तो वो ऐसे ही स्टार्ट करता है. हमने अब देखिए, आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर चीज़ के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस याद नहीं कर सकते हो, तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ते रहना चाहिए, उसको रिवाइज करते रहना चाहिए. सो प्रपोजल वॉज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A. Promise was defined under section 2B, and in the definition itself it was written that proposal जब accept हो जाता है तभी promise बनता है, और promise के अंदर जब consideration होता है तभी वो agreement form होता है, and agreement जब enforceable by law होता है तभी हम उसे contract कहते हैं. So everything you will realize was explained. Proposal की definition थी, accepted की definition थी, promise, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट की थी, कॉन्ट्रैक्ट तक की डेफिनेशन थी, बस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ की डेफिनेशन नहीं थी. एंड विद दिस वी मूव फॉरवर्ड कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ कहीं डिफाइंड है क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? सो द आंसर इज नो, इट इज़ नोवेयर डिफाइंड. बट जब आप एक रीडिंग मारते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जब आप उसको एनालाइज करते हो, तब आप देखते हो कि जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 बेसिकली एक्सप्लेन्स कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो हम पीछे पढ़कर आए थे कि वो अग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. तो कहीं ना कहीं सेक्शन 10 हमें इन्फोर्सिएबिलिटी के बारे में ही बता रहा है. नाउ इफ़ यू सी माई बेयर एक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जैसे मार्क किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसको बिल्कुल कलरफुल बना लो, लेकिन आप 2-3 हाइलाइटर्स डिसाइड कर सकते हो कि कीवर्ड्स के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, सो दैट इट विल हेल्प यू कि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि बेयर एक्ट में भी सब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और वो आपको इवेंचुअली फर्स्ट रीडिंग के बाद समझ में आएगा. सो when I go through section 10, it says what agreements are contracts. So they says ऑल अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट अगर वो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी से बने हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट हैं, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. सो देयर आर 4 असेंशियल टू दिस सेक्शन 10. तो हमने क्या किया, हमने उसे लिख लिया, हमने उसे ऐसे लिख लिया. ये सब चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, या तो आप अपने बेयर एक्ट में ही नोट्स बना लो, या फिर आप A4 शीट करके छोटे छोटे उसी में स्टिक कर सकते हो कि आप जब रिवाइज करो तो एक जगह आपके पास हो. एंड यू नीड टू हैव सेपरेट वन फॉर प्रिलिम एंड वन फॉर मेंस स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप सोच रहे हो जब प्रिलिम्स का पेपर होगा तो आप इतनी मोटी मोटी बुक्स लेकर पढ़ोगे, इट्स नॉट पॉसिबल. और जब मेंस का होगा, सो यू नीड टू इंटायरली बी ऑन द सब्जेक्टिव पार्ट. बट इट्स द बेस्ट थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयर फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि इवेंचुअली हमारा गोल होता है कि हमें जज बनना है, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई नहीं होना ना, कि हमारा गोल है सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करें. लाओ लेट्स मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट, जैसे मैंने बताया क्या था, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या समझ में आ रहा है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अगेन जैसे इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ कहीं एक्सप्लेन्ड नहीं था, बट विद सेक्शंस हमने उसको इंटरप्रेट किया. वैसे ही कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज defined under section 11 and 12.
लेट्स सी who are competent to contract. तो every person जो एज ऑफ majority का है या sound mind का है and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. So there are three essentials to the person is said to be competent to contract. Then who is of sound mind is further explained in section 12. तो बेसिकली साउंड माइंड वो पर्सन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, उन्हें मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन भर साउंड अनसाउंड माइंड के थे, बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तब आप साउंड माइंड के होने चाहिए. उसके पहले उसके बाद आप कुछ भी हो, इनको मतलब नहीं है. इनको बस ये मतलब है कि एट द टाइम आप साउंड माइंड के होने चाहिए. और साउंड माइंड क्या है वो उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि साउंड माइंड वाला पर्सन वो होता है जो capable of understanding and forming a rational judgment कि ये चीज़ मेरे इंटरेस्ट में है नहीं है, मेरा फ़ायदा होगा, मेरा नुकसान होगा, इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट दिस, राइट. जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, फर्दर 2 लाइन्स यही बोलती हैं कि अ पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है बट ओकेजनली वो साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट तब बनाएगा जब वो साउंड माइंड का होता है. अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, वैसे तो वो यूजुअली साउंड माइंड का होता है बट ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड का होता है, तो वो जब अनसाउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा. इन्हीं दोनों को फर्दर एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ करते हुए नेक्स्ट 2 आप ए और बी पढ़ोगे कि अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम कुछ इंटरवल्स में वो साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो तब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जिस इंटरवल्स पे वो साउंड माइंड का हो. एक सेन मैन है हु इज डेलिरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट. सो अ सेन मैन अगर वो इस स्टेट में है या इस स्टेट में है, द स्टेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली द थिंग इज इम्पॉर्टेंट इज कि वो उस समय अपने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ सकता है, रेशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. वाइल सच डेलिरियम और ड्रंकनेस लास्ट, क्योंकि इसी डेलिरियम और ड्रंकनेस की वजह से उसने अपनी कैपेबिलिटी अभी फॉर अ टाइम बीइंग खो दी है, बट एज सून एज ही कम्स इन टू द स्टेट माइंड, द साउंड माइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है. अब इतना सेक्शन 11 से 12 आपने प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस किया, तब आपको रियलाइज हुआ कि आपने एक चीज़ पढ़ी, दैट इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है. आई होप इट इज़ क्लियर. अभी हम समझेंगे, अभी हमने एक्चुअली देर इज़ अ प्रॉपर स्टेप टू स्टेप बिल्डिंग ऑफ हाउ टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. बट इतना आप मतलब जैसे होता है ना, एक मैंने अभी ओवरव्यू दिया है कि प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, हम सीधे कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं. जब एक बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर हम उसके अंदर और लेयरिंग करेंगे कि प्रपोजल उसके कितने टाइप्स होते हैं, अग्रीमेंट उसमें क्या चीज़ें देखनी है, आप प्रपोजल को कब एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिवोक कर सकते हो, राइट. नाउ सी, ये आपका प्रीलिम्स के लिए अगर मैं कहूँ तो मोर देन सफिशेंट है. बस इसके अंदर एक चीज़ की कमी है और वो है केस लॉस. सो व्हाट आई विल डू इज़ कि व्हेन हम इसको जब रैप अप कर लेंगे सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, तब हम इसका स्केलेटन नोट्स बनाएंगे. एंड अलॉन्ग वाइल वी वर मेकिंग स्केलेटन नोट्स, हम इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो लैंडमार्क है और जो मोस्टली पूछे जाते हैं सिर्फ उतने प्रिपेयर करेंगे इन दिस वीडियो इटसेल्फ ओनली. सो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये एक होलिस्टिक बैच है, इसमें सब कवर होगा, बस इट इज़ लिटिल टाइम टेकिंग. सो यू नीड टू बी पेशेंट एंड सपोर्टिव गाइज. नाउ द सेकेंड थिंग दैट कम्स इज फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, की पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए. तो यहीं पर मैं थोड़े थोड़े बेसिक क्लियर करती रहती हूँ कि देखिए, जब भी आप प्रपोजल कर रहे हो, ठीक है, मैंने प्रपोजल जब रीड किया था तब भी बताया था कि प्रपोजल में देयर हैज़ टू बी 2 पार्टीज. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो वो 2 पार्टीज हों उनका फ्री कंसेंट हो. अब अगर डेफिनेशन भी पढ़ते हो प्रपोजल की, तो उसमें लिखते हैं दैट वन पर्सन सिग्निफाइज विद अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम समथिंग. सो इट हैज़ टू बी अ फ्री.
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 13 में जो ये कंसेंट है इसका मतलब क्या होता है. तो दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, द टू पार्टीज आर अग्रिंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. सो दिस कम आया रखा है, तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है. अगेन एंड अगेन आई विल बी रिपीटिंग कि यूपी जुडिशरी अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स से क्वेश्चंस करता ही करता है. और अभी तक अगर आप 10 ईयर्स पेपर एनालाइज करो यूपी का, तो वो यूपी जिससे वो क्वेश्चन पूछता है वो उसी से पूछ रहा है. वो अभी अपने उस डोमेन से बाहर नहीं गया है कि कुछ चीज़ उसने चेंज कर दी हो या कुछ कर दिया. नाउ आपने कंसेंट पढ़ा. अब कंसेंट को फ्री कंसेंट कब माना जाएगा? कंसेंट को फ्री तब माना जाएगा जब वो इन पांचों चीज़ों से क्या हो? फ्री हो. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपसे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आ रहा है. सो प्लीज़ प्रिपेयर लाइक दिस. तो हमने क्या किया है, इसका एक एब्रीविएशन या ऐसे कर दिया है CUFMM. दैट इज कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. ऐसे आपको ये पता होना चाहिए. अब लाइकवाइज दे हैव क्रिएटेड दिस सेक्शंस फॉर यू कि आप यहाँ से भी एक बार रिवाइज कर ही सकते हो. अब consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such this. तो कंसेंट को हम मतलब कंसेंट तब मिली जब आपने उनको फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंट किया, तब आपको कंसेंट मिली, वरना आपको कंसेंट ना मिलती. नाउ कोरिजन क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब व्हाट डज दिस मीन, क्योंकि हो सकता है PYQs में या फिर प्रीलिम्स में ये आपसे पूछें कि ये कौन सा वो है कि ये फ्री कंसेंट नहीं है. सो कोरिजन इज बेसिकली या तो आप कमिट कर रहे हो या आप थ्रेटनिंग टू कमिट कर रहे हो एनी एक्ट जो फॉरबिडन है कहाँ पे? इंडियन पीनल कोड में. या फिर आप अनलॉफुली डिटेन कर रहे हो या थ्रेट कर रहे हो कि मैं डिटेन कर दूंगा क्या? प्रॉपर्टी, जिसकी डर से वो इंसान आपके साथ अग्रीमेंट में एंटर हो जाता है. सो आई होप दिस इज क्लियर कि जब कोरिजन आपको आए तो आपको पता होना चाहिए व्हाट सेक्शन. सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट कोरिजन एंड कोरिजन इज बेसिकली या आप कोई ऐसा थ्रेटन करते हो एक्ट टू कमिट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, या फिर आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी डिटेन कर देते हो जिसकी वजह से वो आपके साथ अग्रीमेंट में आते हैं. नाउ एक्सप्लेनेशन क्या है कि इट इज़ इमटीरियल कि वो IPC इज और नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोरिजन इज एम्प्लॉयड. और इसी चीज़ को आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है इलस्ट्रेशन में कि मिस्टर ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज. तो मिस्टर ए एक इंग्लिश शिप में है ऑन द हाई सीज. वहाँ पर मिस्टर ए बी से एंटर करवा देते हैं अग्रीमेंट में थ्रू एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर द IPC. एक और ट्रिक है, जैसे ही आप सोचो IPC इन्वॉल्व है, IPC का कोई ऑफेंस है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओके इट्स अ कोरिजन. सेकेंड, ए आफ्टरवर्ड्स बी को स्यू करते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कैलकाटा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं किया. फिर ए, क्योंकि उसने कोरिजन अप्लाई किया था और वो लॉ ऑफ इंग्लैंड में वो ऑफेंस नहीं माना जाता है और उसने वहीं पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंग्लैंड उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, बट यहाँ पर उसने ऑफेंस किया है. एंड सो द IPC who is not in force at when or where the act was done. Although section 506 of the Indian Penal Code was not in force at the time when or place the act was done, but हम ये कंक्लूड करें कि ए ने कोरिजन एम्प्लॉय किया है. सो एक्चुअली अगर आप देखो तो कोरिजन का एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है जिसने उसका डोमेन को और ब्रॉड कर दिया है. अब आता है व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब अनड्यू इन्फ्लुएंस एक पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा रिलेशन सबसेट हो रहा है बिटवीन द पार्टीज कि उसमें से एक पार्टी की पोजीशन डोमिनेटिंग है कि वो दूसरे की विल को यूज कर एक अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है. इन द सेकेंड पैराग्राफ दे हैव एक्सप्लेन्ड यू कि डोमिनेट मतलब क्या होता है, कि डोमिनेट द विल ऑफ द अदर कैसे कर सकता है कोई. तो
वो इंसान कर सकता है जो रियल या एपरेंट अथॉरिटी रखता है ओवर द अदर. रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी पेरेंट्स कह सकते हैं. इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है जो पूछा भी गया है कि ए हैविंग एडवांस टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी. ए ने जब बी छोटा था, अपने माइनॉरिटी में था, तो उससे कुछ पैसे बी लिए होंगे. तो जब बी 18 ईयर्स का हुआ तो उसने अपना पेरेंटल इन्फ्लुएंस यूज़ किया मिस्टर ए ने, और एक बॉन्ड साइन करवा दिया जो ग्रेटर अमाउंट का था, जितना उसने लिया भी नहीं था. तो यहाँ पर ए ने एम्प्लॉय किया है अनड्यू इन्फ्लुएंस. ना और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन टू द अदर. नाउ a man infelled by disease or age is induced by B's influence over him at his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service. तो यहाँ पर B क्या कर रहा है? undue influence कर रहा है. The next point, where he makes a contract where he is a person जो dominate कर सकता है the will of the other. So where the person who can dominate the will of the other makes a contract with the person जो mental capacity से या तो temporarily या तो permanently affected है by reason कि उसकी age है या उसको ऐसी illness है, mental या bodily distress है. So for instance, we'll read the illustration now. Where a person who is in the position to dominate the will of another enters into a contract, और ऐसा इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है विद हिम, द ट्रांजैक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस अड्यूस टू बी अनकॉन्शियसेबल. द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये किसका है? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करेगा जिस पे डोमिनेंट पोजिशन हो. ये एक एक्सेप्शनल रूल है. जो जनरल रूल है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है जो ये कोर्ट के पास लेकर आता है कि मैं सही हूँ दूसरा गलत. तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि वाई यू आर राइट एंड द अदर इज रॉन्ग. बट इन दिस केस अगर आपका वो हो रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो उस पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा जिसकी डोमिनेंट पोजिशन है. सो लेट्स रीड द टू इलस्ट्रेशन. ए बीइंग इन डेब्ट टू बी द मनी लेंडर. A being in debt to B. B क्या है? एक मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज है. Contracts. A contracts a fresh loan on terms which appears to be unconcisable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. Again इस पे बता रखा है कि किसका वो है? B का है. Yes. Previously I was not reading this illustration because क्योंकि ये illustration इसका example है. ये बर्डन ऑफ प्रूविंग का. आई थॉट इसका कोई इलस्ट्रेशन दे रखा होगा. नाउ अच्छा, दो तरीके के इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं. एक जो प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं, और दूसरा ऐसा इलस्ट्रेशन जो उस चीज़ को ये दिखा रहा हो कि देखो ये एक्ट करने से ये नहीं होगा. जैसे आप इसको समझो तब आप समझोगे. ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट. ए तब इस कंडीशन पे अप्लाई करता है. सो द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन. वो मना कर देता है, लेकिन कहता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो मैं आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा. सो ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म्स. तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है कि ये ऐसा डोमिनेट नहीं था यहाँ पर. अगर कोई और भी इंसान होता या अगर कोई भी होता तो ये यही ही, या कोई और बैंक होता, सब यही रूल फॉलो करते. तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, एंड हेंस ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा. तो दिस इज वाई दिस. अब आप लोग ने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, आपने फर्स्ट 3 इलस्ट्रेशंस पढ़े, तो आपको लगेगा कि एवरीथिंग गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट. तो एक एक्सेप्शन भी दे रखा है. तो यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, और आपको उसको ऐसे डिफरेंटली हाईलाइट भी करना है कि जब आप रिवाइज करोगे नेक्स्ट टाइम, तब आपको पता होना चाहिए ओके इसको मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया तो ये कुछ नई चीज़ बता रहा है. अब आता है फ्रॉड. Fraud means and include any of the following act committed by a party to a contract or with his conveyance or by his agent. किस intention से? Intention to deceive. Intent to deceive another party. So now what is इन्होंने actually यहाँ पे बता ही दिया कि अगर ये चीज़ें करोगे तो इसी को हम fraud amount करेंगे. तो आप एक ऐसा suggestion देते हो
एज अ फैक्ट कि आप भी बिलीव करते हो कि वो ट्रू नहीं है, बस आप ऐसे ही बता दे रहे हो, या आप एक एक्टिव कंसीलमेंट करो किसी फैक्ट का जो आपको नॉलेज या बिलीव है कि वो फैक्ट बताना चाहिए था बट आप छुपा जा रहे हो। आप प्रॉमिस कर रहे हो विदाउट इंटेंशन कि आप परफॉर्म करोगे, या आप कोई भी ऐसा अदर एक्ट कर रहे हो जो नहीं इंक्लूडेड है बट वो डिसीव कर सकता है। तो इस पॉइंट ने फ्रॉड के डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया है। या फिर ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन कर रहे हो एज अ लॉ जो डिक्लेयर हो चुका है फ्रॉडुलेंट। सो दिस इज यू कैन से होलिस्टिक डेफिनेशन। नाउ एक्सप्लेनेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्टली एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप चुप हो, mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। कि आप चुप हो और उस चुप्पी की वजह से कि मतलब दूसरे का विलिंगनेस कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आए ना आए इफेक्ट हो सकता है, तो उसको हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। लेकिन हम उसे फ्रॉड तब मान लेंगे आपकी मेयर साइलेंस को जब उस इंसान की ड्यूटी टू स्पीक थी, ड्यूटी टू स्पीक, या फिर हिज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ऐसे आपको पढ़ना होता है। अब इसके बाद क्या है, इसी के दो इलस्ट्रेशंस आपको एक्सप्लेन करे हैं। फर्स्ट क्या है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। तो यहाँ पे ए सेज नथिंग अबाउट हॉर्स अनसाउंडनेस, क्योंकि अगर वो बता देता कि हॉर्स अनसाउंड है तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता, तो वो चुप था, इसलिए ए हैज़ नॉट कमिटेड एनी फ्रॉड। लेकिन वहीं पर जब ए फ्रॉड कर रहा था तो वो अपनी डॉटर के साथ फ्रॉड कर रहा था, तो वहाँ पर तो उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी ना। सो येट अगेन बी इज एज डॉटर एंड हैज़ जस्ट कम ऑफ एज। हियर the relation between the party would make it A's duty to tell B is the horse is unsound. Now see very important illustration कि यहाँ पर अब B कहता है कि अगर तुम चुप रहे तो मैं अज्यूम कर लूँगा कि ये हॉर्स साउंड माइंड का है। तो यहाँ पर अब उसकी चुप्पी इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। सो सी इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो आते ही आते हैं, बट इलस्ट्रेशंस आपको जो लेजिस्लेटर का एक इंटेंशन था फॉर ड्राफ्टिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन वो भी काफ़ी अच्छे से समझाता है। नाउ ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए के पास एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइजेस है विच वुड अफेक्ट बीज विलिंगनेस कि वो आगे। अगेन देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना, यही सब कुछ डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए कि ऐसे में चुप है सिर्फ इसीलिए चुप है कि वो विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए चुप नहीं है कि अगर चुप होगा तो उसको हार्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर ओनली द की वर्ड यू नीड टू कीप इज दैट द पर्सन इज मेयर साइलेंट बिकॉज वो विलिंगनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, बस ये इंटेंशन की वजह से वो चुप है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। तो ए इज़ नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। तो आप अगर फिर भी नोटिस करो तो ये दोनों इलस्ट्रेशंस आपको क्या समझा रहे हैं, राइट? तो देखिए थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको 4-5 हाइलाइटर्स खरीदने पड़ेंगे और उन हाइलाइटर के ऊपर ही आप लिख दो कि दिस हाइलाइटर इज़ फॉर एक्सेप्शन टू इलस्ट्रेशंस, फॉर एक्सेप्शंस, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, 2-3 कलर्ड पेन रखो। आई नो थोड़ी रंग बिरंगी हो जाएगी, थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, बट ट्रस्ट मी जब आप सेकेंड रीडिंग मारोगे तो आपको बहुत अच्छे से आपका कमांड आएगा बेयर एक्ट पे। सो द फर्स्ट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जितनी बार बेयर एक्ट पढ़ोगे ना उतनी बार ये बेयर एक्ट आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। ट्रस्ट मी विद दिस। अभी भी जब भी मैं बेयर एक्ट को रीड करती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे ये पॉइंट मैंने पहले पढ़ा था क्या। नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन को क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true. A positive assertion though is in a manner, एक positive assertion है in a manner जो not warranted by the information of the person making it of that which is not true, जो true नहीं है लेकिन उस इंसान वो believe करता है कि वो true है। द पर्सन हु इज मेकिंग द स्टेटमेंट, उसको लगता है कि वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो ट्रू है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है आपके मेंस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ
एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विद और विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव. देखिए यहीं पर एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि फ्रॉड में आप डिसीव कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन में आप डिसीव नहीं कर रहे हो. एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिसकी वजह से गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी दिस. तो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिसकी वजह से गेन हो. फिर कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट. सो अगेन देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन को अगर आप रीड करो, एंड प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि एक बार अगर आपने इसको गो थ्रू कर लिया तो आपको याद हो जाएगा. नो, इसको अभी हम स्केलेटन नोट्स भी बनाएंगे, फिर इसको आपको और बेटर अंडरस्टैंड करना है. यू नीड टू रिवाइज दीज थॉरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब सेक्शन 19 एंड 19A ये आपको बताएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइडेबल है या वॉइड है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, when consent to an agreement is caused by section 19 किसको डील करता है? coercion, fraud, misrepresentation. So agreement क्या हो जाता है? agreement हो जाता है voidable at the option of the party when whose consent was so caused. A party to a contract whose consent was caused by fraud या misrepresentation may if he thinks fit insist that the contract, जिस इंसान का कंसेंट लिया गया था फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से, वो इंसान इंसिस्ट कर सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड देन ही शैल बी पुट इन द पोजिशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू. तो ये एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है. तो जब आप फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का नोट बनाओ या लिखो तो इंक्लूड करो सेक्शन 19 और सेक्शन 19 के ये दोनों पॉइंट्स. नाउ if such consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means. Now this is very important कि ये voidable तब नहीं होगा कि पार्टी जिसका कंसेंट लिया गया था वो सो कॉज दैट कि उसके पास ड्यू अगर वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस करते तो उनको सच्चाई पता चल जाती. केवीए टेम्पटर के बारे में पढ़ा होगा ना, दैट द बायर शुड बी बिवेयर, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. A fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation does not रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल. अब ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है ये इलस्ट्रेशन से आपको बेटर क्लैरिटी देगा. ओके. ए इंटेंडेड टू डिसीव. इंटेंडेड टू डिसीव का मतलब है यहां पर हो रहा है फ्रॉड. falsely represents that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable at the option of B. क्योंकि यहाँ पे mere silence नहीं था, यहाँ पर उसने ये fraudulently represent किया कि ये हो रहा है. अब A by misrepresentation leads B erroneously to believe that कि 500 mounds of indigo was made annually at A's factory. B examine the accounts of the factory which shows that only 400 mounds of indigo has been made. After this B buys the factory. The contract is not voidable. ये explanation का illustration ये है कि अगर आपने ordinary diligent किया और उसके बावजूद भी आप क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, तब आप वो नहीं कर सकते हो. सॉरी इसका नहीं है, इसका है. ओके. नाउ A fraudulently informs B that A's estate is free from encumbrances. B thereupon buys the estate. The estate is subject to a mortgage. B may either avoid the contract or may insist on its being carried out and the mortgage debt redeemed. तो बेसिकली अब ये किस चीज़ का है? ये इसका है. B having discovered a vein of ore on the estate of A adopts means to conceal and does conceal the existence of the ore from A. Though A's ignorance
B is enabled to buy the estate at under value. The contract is voidable. A is entitled to succeed to an estate at the death of B. B dies. C, having received intelligence of B's death, prevent the intelligence reaching A and thus induces A to sell him his interest in the sale is voidable at the option of A. So what was important? ये दो illustrations वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी के ये जो डी जो मैंने सिर्फ एक मेयर रीडिंग लगाई है, ये अगर आप भी पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि अगर फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है तो वॉइडेबल एज पर द जनरल रूल. लेकिन जो एक्सेप्शन होते हैं वही आपके एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ पावर टू सेट असाइड. अब देखिए आपने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पर कोरिजन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन था, बट नोवेयर द वर्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज मेंशन. तो सेक्शन 19A टॉक्स अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब अगेन दिस इज हाउ सेक्शन 19A बिकम्स इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर कौन सा वो बताया गया है. सो द अग्रीमेंट is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. तो अब आपको एक दूसरी चीज भी जो नोटिस करनी थी कि when the contract is made without the free consent of the parties, तो contract void नहीं हो जाते, contract voidable हो जाते हैं. और voidable contract आपको कहाँ एक्सप्लेन किया था सेक्शन में? यहाँ. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other, इसको voidable contract कहते हैं. तो section 2I defines voidable contract and I hope अब आपको voidable contract भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा contract जिसको एक के पास मतलब राइट है कि वो इसको या तो कॉन्ट्रैक्ट कर ले या तो void कर ले, तो उसी को कहते हैं voidable contract. नाउ अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा अभी आगे भी है. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who is entitled to avoid it has received any benefit. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है. अगर आपने कोई बेनिफिट उससे इनकर किया है सो यू नीड टू मतलब गिव दैट. चलो पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन से कि A son has forged B's name to a promissory note. B under threat of prosecuting A son obtain a bond from A for the amount to be of the forged note. If B sues on this bond, the court may set the bond aside. B, a money lender, advances 100 to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for 200. 100 का दिया था but अब 200 कर रहा है with an interest of 6% per month. The court चाहे तो वो सेट असाइड कर सकती है बॉन्ड और ऑर्डर कर सकती है B to repay ₹100 with such interest as is seen fit. कि आप सिर्फ 100 दो, नॉट 200. अब अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है जब बोथ द पार्टीज टू देन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो मिस्टेक जो है वो आपकी मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है. सो बेसिकली जो सेक्शन 20 है वो ये बताता है कि जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोथ द पार्टीज हो तो वॉइड होगा. और आपका सेक्शन 22 बताता है कि व्हेन मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय ओनली वन पार्टी हो तो वो वैलिड ही होएगा. बट सेक्शन 21 वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. ये आपने सुना होगा. तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो वो भी लॉ ऑफ इंडिया का तो वो वैलिड होगा. तब आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो कि आपको इंडिया का ही लॉ नहीं पता है. लेकिन अगर आपको फॉरेन लॉ नहीं पता है तो वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि उसका सेम इफेक्ट है एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज. यही थी. अगर आप ये चार्ट बनाकर समझो तो आपकी ये 3 सेक्शंस ऐसे ही हो गए. राइट. सो आप इसमें बोल सकते हो सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22. क्लियर? क्या यहाँ तक का आपको कंसेप्ट क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंप्लीट. अब देखिए हमने प्रॉपर समझा कि फ्रॉड, कोरिजन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर वो वॉइडेबल होते हैं, उसके इलस्ट्रेशंस भी रीड कर लिए.
नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास या बिफोर वॉचिंग दिस क्लास आप PYQs लगा कर आओ, देख कर आओ, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा. अब क्या आता है? अब आता है what consideration and objects are lawful and what not. तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया. सेक्शन 11 एंड 12 में दे रखा था फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज पढ़ा, जो सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 21 तक था. अब हम पढ़े लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो अभी सेक्शन 23 में हमने देखा है. लेट्स सी और कितने सेक्शंस हैं. तो देखिए एक ही टॉपिक के अंदर, मतलब एक ही टॉपिक दैट इज इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ के अंदर ही आपने कितने सारे सेक्शंस कवर कर लिए. सेक्शन 10 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली सेक्शन 30, लाइक 20 सेक्शंस, 21 सेक्शंस आपने खत्म कर लिए. अब आते हैं व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल. सो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखो, अब the consideration or object of an agreement is lawful. So unless what consideration and object are lawful, पहले बता रहे कि कौन से consideration या object को आप lawful कहोगे. वो agreement, वो consideration या वो object of an agreement जो forbidden by law नहीं हो, that is not forbidden by law, या वो ऐसे नेचर के ना हो दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, या फ्रॉड्यूलेंट नहीं होने चाहिए, इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर नहीं होने चाहिए. द कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो अगर ऐसा कोई आपका अग्रीमेंट में ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव या ऐसा कोई कंसिडरेशन ना हो तभी हम उसे लीगल मानेंगे, लेकिन अगर इनमें से होगा तो वो आपका illegal माना जाएगा. Now, so in each of these cases, consider an object of an agreement is said to be unlawful. And यहाँ से अब आपके लिए important है कि every agreement of which the object of consideration is unlawful is void. तो यहाँ पे देखिएगा क्या है void agreement. Now these are the illustrations. Let's read one by one कि यहाँ पर क्या हो कहा जा रहा है. A agrees to sell his house to B at rupees 10,000. Here B promised to pay the sum of this is the consideration for A's promise to sell the house. A promised to sell the house in the consideration. तो basically ये क्या है? These are lawful consideration. ये तो clear हो रहा है. फिर आपका आता है A promised to pay 1,000 at the end of 6 months. If C who owes the sum to B fails to pay it, B promises to grant time to see accordingly. Here the promise of each party in the consideration and they are again lawful consideration है. A promises for a certain sum paid to B to make good to B the value of a ship if it is wrecked on a certain voyage. Here A's promise is the consideration for B's payment and B's payment is the consideration for A's promise and these are called lawful consideration. ये भी एक lawful consideration. अब ये देखते हैं. A, B, C एंटर करते हैं into an agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired. देखिए by fraud, fraudulent word लिखा ही था यहाँ पर. ये देखिए fraudulent. तो बेसिकली अब ये क्या हो जाएगा आपका कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है. A promises to obtain for B an employment in the public service. B promises to pay. ये आपका आ चुका है. तो ये क्या है? कंसिडरेशन इसमें गलत चीज़ के लिए थी. A being agent for a landed proprietor agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal. The agreement between A and B is void as it implies a fraud by concealment. A promises to B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery. तो B promises to restore the value of the things taken. Again this is this क्योंकि object unlawful है. A's estate is sold for errors of revenue under the provision of any act of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. B, upon an understanding with A, becomes the purchaser, agree to convey the estate to A upon receiving from him the price which B has paid. The agreement is void.
as it renders the transaction in effect and purchase by a defaulter to defeat the object of the law. Now, A, who is B's Mukhtar, promises to exercise his influence as such with B in favor of C. C promises to pay this because ये immoral है. A agrees to let her daughter to hire to B for concubine. The agreement is void क्योंकि ये एक immoral है. तो बेसिकली आपने जब भी इलस्ट्रेशंस पढ़ने तो बस यही एनालाइज करना है कि जो लॉफुल कंसिडरेशन वो आप समझ जाओगे कि उसका ऑब्जेक्टिव सही है, कंसिडरेशन सही है, बट जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो आपके यहाँ से इम्पॉर्टेंट है. यस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके इम्पॉर्टेंट बन रहे, क्योंकि यहाँ पर वो आपको ये बता रहे हैं कि ये कब आपके अनलॉफुल हैं या अनलॉफुल कंसीडरेशन है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है. कैसे आप अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को और अच्छे से समझ सकते हो कि इमोरल एक्ट था, इसीलिए बिकॉज यू नीड टू, कभी कभी हो जाएगा मेंस में आपको ये लिख दिया इलस्ट्रेशन, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद रीजनिंग. नाउ अब आपका आ जाता है इसी पे, अगर आप फोकस करो तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन 23 यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज फ्रॉम सेक्शन 13 टू सेक्शन 21. दिस इज सेक्शन 23. ये आपका क्या था, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12. और ये आपका कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 10. ये आपका कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2H. ये आपका कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2E. क्लियर, आपको सी ना लगे, एक बार देख लेते हैं. अग्रीमेंट 2E में ही है ना. यस, ओके. तो ये अब आपका एक चार्ट बन गया जिसके अंदर ऐसे अगर आप पढ़ो तो आपने अभी तक देखो आपने सेक्शन 10 से लेकर 23 तक कवर कर लिया. अब हम पढ़ेंगे नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड. नाउ कहाँ आप दे रखे, पहले चाहो तो आप एक ऐसा चार्ट बना सकते हो कि लिस्ट ऑफ वॉइड अग्रीमेंट्स. ये जो लिस्ट है ये अभी इसीलिए इसमें मैंने स्पेस छोड़ रखी है क्योंकि इसमें अभी और भी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे. ये भी आपको ऑर्डर वाइज पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे कि इससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था. सो अभी इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सेक्शन 24 कहता है अग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट. कि आपका कंसिडरेशन तो सही था लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, तो फिर उतने पार्ट के लिए वो वॉइड हो जाना है. ये आपका सेक्शन 24 बता रहा है. अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन को हम वॉइड मानेंगे बिकॉज अभी हम पढ़ कर आए कि अग्रीमेंट शुड हैव कंसिडरेशन. प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एन अग्रीमेंट. सो व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन तो अग्रीमेंट कैसे बनेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है तो वो इसीलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है. फिर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, कि आप किसी को शादी के लिए रोक रहे हो बट इसके इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट आ जाते हैं और आए भी हैं. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, यहाँ पर आप पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है. आपका पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली यहाँ पे दो जगह पर आता है. एक कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर पे सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड भी, कि गुडविल की वजह से या किसी रीजन से आप पार्टनरशिप में ये रिस्ट्रेन लगा सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग. Now, agreement in restraint of legal proceeding, agreement void for uncertainty, and agreement by way of wager is void. तो ये आपको पता होने चाहिए कि ये 7 वैसे तो इस हेडिंग के अंदर दे रखे हैं void agreements, और भी हैं, हम ऐड ऑन करते रहेंगे. जैसे कि देखिए सेक्शन 20 भी कह रहा है कि agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact. ये तो अभी हम डील कर चुके हैं, तो इसकी ऐसी भी लिस्ट बनाएंगे तो एक प्रॉपर कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट आपकी बन जाएगी. नाउ दिस आई विल बी डीलिंग इन द सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एक्चुअली. थैंक यू एंड प्लीज रीड देन प्रीवियस ईयर पेपर भी एनालाइज करिए, और फिर हम इन दी एंड जैसे ही सेक्शन 1 से लेकर 75 तक हो जाता है हम इसके प्रॉपर स्केलेटन नोट्स बनाएंगे, फिर हम इसके केस लॉज भी डिस्कस करेंगे, एंड फिर अगेन हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे.